नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज की खास पेशकश आयुष्मान में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर खास जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और इसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम पित्ताशय के बारे में जानने के लिए है। बाइल डक्ट इंजरी के बारे में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में हमें जानकारी देंगे डॉक्टर गुरसागर सिंह सहोता, जो कि बंसल हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट एंड हिपेटो पेनक्रियाटो बिलियरी सर्जन है। और सिंस लीवर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गुरसागर, इसलिए लीवर के बारे में भी जानकारी लेंगे। जिस तरह से मानसून बढ़ रहा है और बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो ऐसे में कई सारी लीवर संबंधी बीमारियां भी सामने आ रही हैं, तो इस बारे में भी हम उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर गुरसागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो तमाम परेशानियों के बारे में हमने आपको बताया और इन सभी पर हम डिस्कशन आज करेंगे। और अगर आपके भी से जुड़े कोई सवाल हैं तो लगातार हमारे नंबर जो है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, सीधे अपना सवाल डॉक्टर गुरसागर से पूछ सकते हैं। तो सर, हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और बाइल डक्ट, जिसके बारे में पहले मैंने चर्चा की है, मैं चाहूंगी कि आसान शब्दों में आप समझाएं कि बाइल डक्ट क्या होता है और शरीर में इसका क्या रोल है। जी, तो बाइल डक्ट जिसको पित्त की नली बोलते हैं, ये एक पतली सी नली है जो लिवर को आंत के साथ, इंटेस्टाइन के साथ जोड़ती है। इस नली का सिर्फ इतना काम होता है कि जो लिवर से पित्त बन रहा है, जो लिवर से जूस बन रहा है, जो खाना हजम करने में हेल्प करता है, ये नली वो ज़रिया बनाती है कि उसके ज़रिए ये लिवर का जो जूस है वो इंटेस्टाइन तक पहुंच सके और खाना हजम करने में हेल्प हो सके। तो ये नल की बहुत ही पतली रहती है, इसका साइज़ 1 सेंटीमीटर से भी कम रहता है, करीब 6 से 8 mm इसका साइज़ रहता है। और इसके साथ पित्त की थैली जुड़ी रहती है, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो लिवर से 24 घंटे में लगातार बाइल बनता रहता है, पित्त बनता रहता है। लेकिन हम खाना हर वक्त तो नहीं खाते हैं, तो जिस टाइम हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तब ये बाइल और पित्त जो है ये गॉल ब्लैडर में, मतलब पित्त की थैली में इकट्ठा होता रहता है। गॉल ब्लैडर जो कि सिर्फ एक स्टोरेज ऑर्गन है, एक सिर्फ उसकी थैली का इतना ही काम है कि बाइल को स्टोर करके रखना है उसके अंदर, और जब हम खाना खा लेते हैं तब वो अपने आप को खाली कर देता है ताकि खाना हजम करने में हेल्प हो सके। निश्चित, यानी कि बाइल डक्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गॉल ब्लैडर से वो अटैच करता है। साथ ही बाइल डक्ट में कई सारी समस्याओं की भी जानकारी कई बार सामने आती है। कौन सी ऐसी कॉमन समस्याएं सर हो सकती हैं जो कि बाइल डक्ट में हो सकती हैं? जी, मोस्टली ये एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलती हैं बाइल डक्ट में समस्याएं। इसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे एक कोई भी थी, ये पतली सी पाइप है, पतली सी नली है, जिसमें अगर किसी भी कारण से कोई रुकावट आएगी या कोई लीकेज होगी तो उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे इसमें कई बार पथरी बन सकती है। ये गॉल ब्लैडर में स्टोन कॉमन होते हैं, लेकिन वहाँ से अगर स्टोन स्लिप होके नलकी में आ जाए, बाइल डक्ट में आ जाए, तो उस नली में रुकावट आ सकती है, जिस कारण प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या कुछ गठान हो सकती है जो डक्ट के बाहर हो सकती है या डक्ट के अंदर हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जिस कारण ये रुकावट बाइल डक्ट में आ सकती है। कई कारणों से बाइल डक्ट इंजर हो सकती है। कई बार किसी कारण से बाइल डक्ट में चोट लग जाती है तो बाइल डक्ट इंजरी हो जाती है, तो वहाँ से पित्त जो है वो लीक होने लगता है, वो अपने रास्ते नहीं जाने के बजाय बाहर लीक होने लगता है। तो इस कारण से जो एडल्ट्स में ये समस्याएं आ सकती हैं। बच्चों में कई बार जन्मजात प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट है बाइल डक्ट की, बाइल डक्ट डेवलपमेंट में कुछ कारण से प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कोलोरेक्टल सिस्ट हैं या वो बाइल डक्ट बनी ही नहीं है, जिसको हाइपोप्लेसिया बोलते हैं। इस कारण भी कुछ समस्याएं बच्चों में आ सकती हैं, जिसके कारण लिवर पे भी इम्पैक्ट आ सकता है। निश्चित ही। और बाइल डक्ट इंजरी के बारे में जरा हम बात करते हैं सर, तो ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि सिर्फ इंटरनल इंजरी की ओर ये इशारा करते हैं या फिर एक्सीडेंटल कॉजेज की वजह से भी इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है? जी, बाइल डक्ट इंजरी एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। तो बाइल डक्ट इंजरी हम ये देखें किस कारण से हो सकती है। बाइल डक्ट इंजरी मोस्टली अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं पेट का, किसी और ऑर्गन के लिए, किसी और कारण के लिए, तो उस वक्त ये नलकी का इंजर होना बहुत कॉमन है और इसमें प्रॉब्लम्स उस वक्त आ सकती हैं अगर इस ऑपरेशन में सावधानियां ना बरती जाएं। तो कोई भी पेट का ऑपरेशन है जो लिवर से संबंधित है या गॉल ब्लैडर से संबंधित है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, उससे संबंधित जो भी ऑपरेशन होते हैं, कई बार उनमें देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स को बाइल डक्ट इंजरी हो जाती है पित्त की नली में, जिस कारण चोट पहुंच जाती है और वो ही मेन समस्या का कारण बनती है। तो बाइल डक्ट इंजरी सबसे कॉमन तो है कि इसके कोई ऑपरेशन जो हम बाइल डक्ट के लिए नहीं किसी और ऑर्गन के लिए कर रहे हैं, उससे इसमें इंजरी होने के, चोट पहुंचने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण है अगर कोई पेशेंट को ट्रॉमा हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है,
उस वक्त भी पेट में कोई चोट पहुंची है तब बाइल डक्ट इंजर होने के रिस्क रहते हैं, लेकिन बहुत मामूली रहते हैं। तो यही कुछ मोटे मोटे कारण हैं जिस कारण बाइल डक्ट इंजरी हो सकती है। और बाइल डक्ट इंजरी के लक्षणों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी परेशानियां इसमें बॉडी में देखने को मिलती हैं? साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि लीवर से भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। क्या कुछ तकलीफें लीवर में उत्पन्न हो सकती हैं इससे? जी, तो बाइल डक्ट में अगर इंजरी होती है तो या तो ये इंजरी के कारण वहाँ से लीकेज होगा, तो या तो बाइल वहाँ से डक्ट से लीक करेगा पेट में, जो कि आंत तक नहीं पहुँच पाएगा, या फिर वो किसी कारण से चोट लग रहे के कारण बाइल डक्ट में रुकावट आ जाएगी और पित्त आंत तक नहीं पहुंच पाएगा और लिवर में इकट्ठा होता रहेगा, बैक प्रेशर बनेगा। तो ऐसे समस्याएं, ऐसे लक्षण दो तरीके से आ सकते हैं, लीकेज के कारण या रुकावट के कारण, और दोनों के प्रेजेंटेशन और सिम्टम अलग अलग रहते हैं। जिस तरह से डॉक्टर गुरसागर हमने पहले भी जिक्र किया कि आप लीवर स्पेशलिस्ट हैं, तो हम इस बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है, मानसून आ चुका है, तो कई बार देखने को मिलता है कि लीवर का संक्रमण भी ऐसे केसेस में बढ़ोतरी होती है। क्या होता है संक्रमण और किस तरह से संक्रमण से हम दूर रह सकते हैं? जी, देखिए, लिवर में संक्रमण यूजुअली हेपेटाइटिस कहलाता है। हेपेटाइटिस ए और ई, ये दो तरह के वायरस हैं जो हमारे पीने के पानी से या हमारे को जो भी फूड हैं, मोस्टली लिक्विड्स हैं, उनके थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं और लिवर तक पहुंचते हैं। तो हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो बी और सी को छोड़ के बाकी ए और ई जो दो वायरस हैं वो लिवर को इन्फेक्ट कर सकते हैं, जो गंदे पानी पीने से हो सकते हैं। स्पेशली बारिश के मौसम में जब प्रॉपर हमारे प्रिकॉशंस हम नहीं लेते, कई बार बाहर का पानी पी लेते हैं या प्रॉपर सावधानियां नहीं बरती जाती क्लीन वाटर पीने में, तब ये वायरस बॉडी में जा सकता है और लिवर को अफेक्ट कर सकता है। और हेपेटाइटिस जिससे लिवर में सोजिश आ जाती है, बिलिरुबिन बढ़ने लगता है, पीलिया होता है, और ये सब भूख नहीं लगती, उल्टियाँ होती हैं, ये सब कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जैसे बाहर खाना खाने से हो गई, जैसे पेट में इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब भी चीज़ें आजकल कॉमन होती हैं इस मौसम में। ये सभी बीमारियां जो है, ये ऐसा पानी जो क्लीन नहीं है उसको पीने से बॉडी में जा सकती हैं। तो एक चीज़ हमें सावधानी ये बरतनी है इस मौसम में कि हम हमेशा साफ़ पानी पिएं, या तो फ़िल्टर वाटर हो या बॉटल्ड वाटर हो, और बाहर से खुले सोर्स से पानी पीना अवॉइड करें। खराब पानी पीने से जुड़े एक और मिथ पथरी को लेकर भी काफ़ी प्रचलित है कि पथरी हो जाती है अगर अनफिल्टर्ड वाटर पिया जाता है, और मुझे लगता है कि मिथ के ऊपर ही इस पर पहचान होती है, लेकिन पथरी का सीधा कनेक्शन पित्त की थैली से भी होता है। किस तरह से इसे कनेक्ट करते हैं और आगे जाकर क्या इसमें खतरा और ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है? जी, तो पित्त की थैली में पथरी बनना बहुत कॉमन है। सबसे ज़रूरी बात इसमें ये जानना है कि एक चीज़ तो यह है कि हमारी जो एरिया के वाइज भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कई बार हमारी बॉडी की बनतर ऐसी है कि जो हमारा ये एरिया है मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, इसमें यूजुअली ये पित्त की थैली में पथरी कॉमन है, क्योंकि हमारे खाने पीने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पित्त की थैली में पथरी ज़्यादा बनाती हैं। दूसरा, नो डाउट कि हमारे खाने में अगर कुछ सॉल्ट्स या कुछ कैल्शियम के मात्रा ज़्यादा रहेंगी या फ़ैट की मात्रा ज़्यादा रहेगी, तब भी पथरी के रिस्क रहते हैं। और पथरी गॉल ब्लैडर में तब भी बनती है जब गॉल ब्लैडर अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि गॉल ब्लैडर का काम है सिर्फ स्टोरेज, तो वो जब बाइल को स्टोर प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर तरीके से खाली नहीं हो पा रहा है, तो उसमें बाइल बचा रह जाता है, तो वहीं पे पथरी बनने का रिस्क रहता है। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन खाने पीने की वजह से, हमारी जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से, और कुछ प्रॉब्लम्स जो विद एज आती है उनकी वजह से ये पथरी गॉल ब्लैडर में बन सकती है। डॉक्टर, क्या पित्त की नली में भी पथरी होने की जानकारी कई बार सामने आती है, क्या ऐसा कोई केस? जी, बिल्कुल। जैसे मैंने पहले बताया कि पित्त की थैली में जब पथरी बनती है तो वहाँ से पथरी स्लिप होके कई बार पित्त की नली में आ जाती है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्टोन, जो मतलब कि जो स्टोन पित्त की नली में ना बन के गॉल ब्लैडर में बने हैं, लेकिन वो स्लिप होके पित्त की नली में आ गए हैं, उस कारण पित्त की नली में ये स्टोन्स आ जाते हैं। बहुत रेयरली कुछ इन्फेक्शंस अगर हैं लिवर में या पित्त की नली में, तब कई बार प्राइमरीली पित्त की नली में स्टोन बनते हैं, जिसको प्राइमरी स्टोन्स बोलते हैं, प्राइमरी सीबीडी स्टोन्स, बट वो बहुत रेयर हैं। 90% केसेस में वो गॉल ब्लैडर से स्लिप होके आते हैं और पेशेंट्स को उसके कारण समस्याएं जैसे पीलिया,
पित्त की नली में रुकावट आना और पेशाब पीला होना, सिर पे खुजली होना, ये सब समस्याएं आने लगती हैं अगर पित्त की नली में रुकावट हो जाए तो। जिस तरह से आपने कहा कि कई सारी समस्याएं होती हैं, आपसे ये भी अब मैं जानना चाहूँगी कि कैसे ये जो छोटी-छोटी समस्याएं आगे जाकर विकराल रूप ले सकती हैं, और अगर इसका समय पर इलाज नहीं कराया जा सकता है तो आगे क्या स्थिति घातक हो सकती है? जी, तो अगर बाइल डक्ट की प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे इंजरी अगर हुई है, अगर तो बाइल लीक हो रहा है, बाइल लीक होगा तो वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, सर्जिकल इमरजेंसी होती है। कई बार क्या होता है, बाइल लीक हो रहा है तब पेट में संक्रमण फैल रहा है और पेट फूल रहा है, पेशेंट को उल्टी हो रही है और बुखार बहुत तेज़ आ रहा है, खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे में हॉस्पिटल एडमिशन ज़रूरी रहता है और अगर इसको सही समय पे इलाज नहीं किया जाए, कई बार ये जानलेवा भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन है, अगर बाइल डक्ट में रुकावट आ जाए किसी कारण से, स्टोन के कारण या कोई इंजरी के कारण, बाइल डक्ट इंजरी अगर पहले हुई है उस कारण धीरे धीरे उसमें रुकावट बनी है, तब पित्त जो है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता और जिस कारण लिवर में बाइल इकट्ठा होता रहता है और लिवर से बाइल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाता, जिस कारण इंसान को पीलिया बनता है, आंखें पीली होने लगती हैं, पेशाब पीला होता है, लैट्रिन सफ़ेद रंग की आती है, शरीर में खुजली होती है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि बाइल डक्ट में कहीं रुकावट है। अगर इन चीज़ों को हम टाइमली नहीं सुलझाते हैं तो इंसान धीरे धीरे वज़न लूज़ करने लगता है, खाना पीना हज़म करने में मुश्किल होती है और अगर इसमें 6 से 8 हफ्ते बीत जाएं, उसके बाद लिवर पे प्रेशर की वजह से चेंजेस आने लगती हैं और लिवर सिरोसिस होने का रिस्क भी रहता है। तो लिवर पे भी परमानेंट चेंजेस आने लगती हैं अगर इन चीज़ों को टाइम पे नहीं सुलझाया जाए तो। एक और महत्वपूर्ण बात इस बीच में आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब भी पीलिया जैसी बीमारी का हम बात करते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं, तो कई सारे ग्रामीण क्षेत्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के ऐसे भी हैं जो मेडिकल तौर पर इसके इलाज ढूंढने से पहले झाड़ फूंक करवाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। कई बार बोला जाता है कि पीलिया झड़ाया जा सकता है। कहाँ तक इसमें सच्चाई होती है, कैसे इन सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं? देखिए, इसमें जो चीज़ एक मैसेज ज़रूरी मैं देना चाहता हूँ कि पीलिया एक बीमारी नहीं है, पीलिया एक सिम्टम है और हमारा ये मानना रहता है, स्पेशली विलेजेस में, ग्रामीण एरिया में, जैसे आपने बोला कि वो समझते हैं कि पीलिया एक बीमारी है, लेकिन पीलिया सिर्फ एक सिम्टम है, एक साइन है जो ये दर्शाता है कि अंदर कोई लिवर या पित्त की नली से जुड़ी कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिस कारण प्रॉपर तरीके से बाइल जो है इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पा रहा है, या लिवर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिस कारण पीलिया बन रहा है। तो जो झाड़ फूंक कराने वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। कुछ पेशेंट झाड़ फूंक करा के ठीक हो जाते हैं। अब वो क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं लिवर के जो कुछ टाइम के लिए लिवर को अफेक्ट करते हैं और लिवर अपने आप रीजनरेट कर जाता है। लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो दोबारा ग्रो कर जाता है, रीजनरेट करता है। तो उस पर कोई इंजरी होगी, कुछ दिन में लिवर उसको खुद को सुधार लेगा। तो जो झाड़ फूंक वाले हैं वो इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट देते हैं और लिवर इतने में रीजनरेट करता है, इम्प्रूव होता है और उनका ट्रीटमेंट सफल हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वहीं रहती है और हमें इसको एक सिम्टम की तरह ट्रीट करना चाहिए, एक बीमारी की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। निश्चित ही ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से झांसे में जाते हैं और आगे भी इसी तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं। लेकिन मेडिकल टर्म्स की अगर हम बात करें, किस तरह का इलाज इसके लिए अवेलेबल होता है और क्या ये बाइल डक्ट इंजरी प्योरली क्योरेबल होती है? जी बिल्कुल, अगर बाइल डक्ट इंजरी हुई है तो जैसे मैंने 2 सिनेरियो बताए थे आपको कि या तो पित्त लीक कर रहा होगा या फिर पित्त की नली में रुकावट बन रही होगी। दोनों ही सिनेरियो में हम इसका इलाज पॉसिबल है और हम इसके ऑपरेशंस भी रेगुलर कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स पेशेंट प्रेजेंट करते हैं तो पहले हम ट्राई करते हैं कि उनका नॉन ऑपरेटिव, यानी कोई एंडोस्कोपी करके उसका स्टेंट करके ट्रीटमेंट अगर पॉसिबल हो पाए तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बाइल डक्ट जैसे जस्ट एक नली है, उसमें अगर कोई रुकावट है हम ट्राई करते हैं कि उसमें एंडोस्कोपी करके, ERCP एक प्रोसीजर है, उससे एक स्टेंट डाल सकें, एक पतली सी नली उसको डाल देते हैं ताकि बाइल की जो रुकावट है वो दूर हो जाए। रुकावट दूर हो जाएगी तो वो स्टेंट के ज़रिए बाइल आता रहेगा, इंटेस्टाइन तक पहुँचेगा और धीरे धीरे विद टाइम अगर ये रुकावट सुधर जाती है तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कई बार स्टेंटिंग भी पॉसिबल नहीं होती अगर इतनी गंभीर समस्या है तो, या अगर बीच में इंजरी हुई है और बाइल का डक्ट का पार्ट ही मिसिंग है तो ऐसे में ऑपरेशन अनिवार्य हो जाता है। तो इस ऑपरेशन में हम जो है बाइल डक्ट को डायरेक्टली इंटेस्टाइन से जोड़ सकते हैं और ऐसे में ये जो बाइल डक्ट की समस्याएं हैं उसको दूर किया जा सकता है।
साथ ही डॉक्टर एक और महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब भी इस तरह की बीमारियों में ऑपरेशन की बात की जाती है तो कई बार लोग घबरा जाते हैं जी, और नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उन्हें फेस करने जी। पड़े। कैसे आप उन लोगों को हैंडल करते हैं, साथ ही आगे इस तरह की बीमारी ना हो उसके लिए किस तरह की सावधानी बरतने की बात जी, कहते हैं? देखिए सही कहा आपने। जैसे ही हम इनको दोबारा ऑपरेशन की बात करते हैं, बिकॉज़ मोस्टली इन पेशेंट्स का पहले पित्त की थैली के लिए ऑपरेशन हुआ रहता है। तो अगर उनको ये समस्या ऑपरेशन के बाद बने और उनको एक नया ऑपरेशन के बारे में हम बताएँ, तो हर कोई इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। सब लोग चाहते हैं कि पहले हम इसको मेडिसिन से या किसी और इलाज से अगर ट्रीट कर पाएँ। लेकिन जब ऑपरेशन अनिवार्य होता है तो हम उनको समझाते हैं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि किस कारण से हम ऑपरेशन अभी कर रहे हैं और अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो उससे क्या इफ़ेक्ट लॉन्ग टर्म में आएंगे। तो मोस्टली पेशेंट्स इस बात को समझ जाते हैं और हम इस ऑपरेशन को पे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि ये दूरबीन से भी होता है अगर पेशेंट सूटेबल हो, नहीं तो मोस्टली ओपन करके करना पड़ता है क्योंकि लिवर का ऑपरेशन है, बाइल डक्ट का ऑपरेशन है और बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। तो इस ऑपरेशन में हमें जो पेशेंट की तैयारी करनी पड़ती है, उसके सारे ब्लड रिपोर्ट्स देख के, उसको अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उन सब को नॉर्मलाइज़ करके फिर पेशेंट को ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। और 1 से 2 दिन आईसीयू स्टे रहना भी कई बार ज़रूरी होता है और मोस्टली 7 से 10 दिन का स्टे हॉस्पिटल रहता है और पेशेंट इस बीमारी से इस ऑपरेशन के बाद ठीक होकर घर जा सकते हैं। एक और बड़ी कंडीशन जब कैंसर देखा जाए पित्त की नली में, तब भी कई सारी समस्याएं आती हैं। जी। कैसी रहती है कंडीशन, क्या ये प्योरली क्योरेबल है? जी, पित्त की नली में अगर कैंसर बन रहा है और कैंसर के कारण पित्त की नली में रुकावट आ रही है तो ये एक फिर से समस्या है क्योंकि इससे पीलिया बनता है और जो है खुजली होती है, पेशेंट को आँखों में पीलापन आता है, पेशाब पीला होता है। तो ऐसे जो कैंसर्स हैं अगर वो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाएं, अगर पित्त की नली में कैंसर बन रहा है या पेंक्रियाज में अगर कैंसर है, बिकॉज पेंक्रियाज ये नल की जो इंटेस्टाइन में जाके खुलती है वहीं पे पेंक्रियाज भी अवेलेबल है। तो वहीं पेंक्रियाज की अवेलेबिलिटी की वजह से केवल पेंक्रियाज कैंसर इसको बाहर से प्रेस करते हैं जिस कारण इन नलकी में रुकावट आ सकती है। तो जो पेंक्रियाज या बाइल डक्ट के कैंसर हैं इसका अगर टाइमली हम इसको पिक कर लें तो इसका ऑपरेशन संभव है। मे भी एक बड़ा ऑपरेशन है लेकिन अगर इसको टाइमली हम क्योर कर लें तो पेशेंट की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसको हम वही जैसे आपने बताया कि झाड़ फूक में या और किसी कामों में हम टाइम वेस्ट कर दें तो ये ऑपरेशन से निकालने वाली स्थिति से आगे बढ़ जाते हैं और कई बार इनका ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता और वैसे पेशेंट्स की लाइफ बहुत कम रहती है क्योंकि ये ऑपरेशन बहुत तेज़ी से, ये कैंसर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। निश्चित ही। चलिए इस बीच में एक कॉलर नरेंद्र हमारे साथ दमोह से जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, अपना सवाल पूछे। जी, अपने सवाल पूछिए। चलिए कोशिश करेंगे हम दोबारा संपर्क करें नरेंद्र से, शायद स्पष्ट तौर पर हमारी आवाज़ वो नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गुरसागर, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे इस बीच ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से लाइफस्टाइल भी काफ़ी चेंज हो रही है, अल्कोहल कंजप्शन हो या ड्रग कंजप्शन हो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा है। इसकी वजह से लीवर पे भी कहीं ना कहीं बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। हार्ट में भी हमने देखा है कार्डियक अरेस्ट कई बार हो जाते हैं। लीवर से इसका नाता कैसे है और कैसे अगर हम सावधानियां अभी नहीं बरतते हैं तो आगे मुश्किल हो सकती है? जी, तो आपने सही बताया, जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और लाइफस्टाइल में सबसे इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर जो लोग ड्रिंक कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन कर रहे हैं और जो डेली ड्रिंक कर रहे हैं उनके लिए लिवर समस्याएं रेगुलर बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में जो है लिवर सिरोसिस बनने का रिस्क रहता है। ऐसे ही हमारा जो डाइट है, जो हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जिसमें ज़्यादा पैक्ड फूड हैं, जिसमें शुगर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है और जो बहुत अच्छे तेल में नहीं बनी है, जो फ्राइड चीज़ें हैं, वो भी धीरे धीरे लिवर पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। फैटी लिवर बन रहा है जिस कारण जो आने वाले समय में लिवर सिरोसिस बनाएगा आने वाले 10 से 15 साल में। और फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस बनना आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो हमारे खान पीन से संबंधित हैं कि हम क्या क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उससे हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट आ रहा है। और इससे हमें सबसे ज़रूरी ये समझना है कि हम जो घर का बना हुआ खाना है और इसको ज़्यादा प्रेफर करें और बाहर का फूड जो जंक फूड है उसको अवॉइड करें।
और सबसे ज़रूरी ये बात है कि इसके साथ साथ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी एटलीस्ट आधा से पौना घंटा खुद के लिए निकालें और फास्ट वॉकिंग या एक्सरसाइज कर सकें, ताकि जो हम एक्सेस में कैलोरीज़ या फैट्स ले रहे हैं उसको बॉडी मेटाबॉलाइज कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छी लिवर हेल्थ को मेंटेन करके रखने के लिए। निश्चित ही कई सारी बातें डॉक्टर गुरसागर आपने हमारे साथ साझा की हैं। निश्चित रूप से हमारे जो तमाम दर्शक इस कार्यक्रम को फॉलो कर रहे हैं उसका लाभ उन्हें मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। चलिए, तो आज हमने पित्ताशय, बाइल डक्ट इंजरी, साथ ही लीवर के बारे में भी कई सारी जानकारियां डॉक्टर गुरसागर से ली हैं। निश्चित ही आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बंसल न्यूज भी आपसे अपील करता है कि स्वस्थ रहें, लापरवाही बिल्कुल न बरतें और बने रहें बंसल न्यूज के साथ।